हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन. सो गाइज, हमारा चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूँ. तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले पुरानी वीडियोस को देख करके आए. ठीक है गाइज, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इस वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 8 टी.एस. ग्रेवाल पार्ट. ओके गाइज, देखिए इसमें पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000. आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर. 8,000 आर पेड बाय फर्म. एग्जाम्पल 8 टी.एस. ग्रेवाल. ठीक है, तो इसने जो पॉइंट नंबर 5 बताया है उसमें क्या बोला बच्चों कि जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए 8,000 के, जिसमें से 3,000 रुपये फर्म को बॉर्न करने थे और फर्म ने बॉर्न किए हैं टोटल 8,000. मतलब वो ये कह रहा है कि डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस है 8,000, फर्म को बॉर्न करने थे 3,000 और बाकी जो 5,000 बचे वो रवि को बॉर्न करने थे, लेकिन पूरा की पूरा खर्चा फर्म ने बॉर्न किया है. तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. फर्म के लिए ओनली एक्सपेंसेस था 3,000, तो रियलाइजेशन जो फर्म के लिए डेबिट होगा वो केवल 3,000 रुपीज से होगा. बाकी जो 5,000 रुपये रवि को बॉर्न करने थे, क्या रवि ने बॉर्न किए? नहीं, उसके बिहाफ पर फर्म ने बॉर्न किए, तो फर्म उसकी कैपिटल को डेबिट कर देगी. रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू फर्म की जेब से पैसे गए तो कैश बैंक 8,000. ठीक है बच्चों, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी और इसके अकॉर्डिंग फिर अगर पोस्टिंग करनी होगी अकाउंट्स में, रियलाइजेशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में और बैंक अकाउंट में, तो इस एंट्री के बिहाफ पर हो जाएगी. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाई करण. करण को ही बॉर्न करने थे और करण नहीं पेड किए, तो नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बॉर्न बाई पवित्र अ पार्टनर. हाउएवर इट वॉज पेड बाई हितेश अनदर पार्टनर. इट वॉज टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स. मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पवित्र को बॉर्न करने थे और पवित्र के बिहाफ पर हितेश ने बॉर्न किए हैं. तो देखिए इस केस में जनरल एंट्री क्या होगी. पॉइंट नंबर 9. इस केस में बच्चों जनरल एंट्री क्या होगी. जिस पार्टनर को बॉर्न करने थे उसकी कैपिटल को करिए आप डेबिट, पवित्र कैपिटल डेबिट, और जिस पार्टनर ने उसके बिहाफ पर बॉर्न किए उसकी कैपिटल को करिए आप क्रेडिट, हितेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, अमाउंट रहेगा 5,000. तो बच्चों इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो सामने है आपके. आई थिंक सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी. ठीक है गाइज, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम. अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्पल 7 टी.एस. ग्रेवाल पार्ट. देखिए एग्जाम्पल 7 में क्या बोल रहा है. एग्जाम्पल 7 में इसने बोला है पॉइंट नंबर 5 पर फोकस कीजिए. पॉइंट नंबर 5 देखिए इसमें क्या बोला गया बेटा कि इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 बीइंग 1,000 शेयर्स. मतलब 20,000 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट किया है 1,000 शेयर्स में. ठीक है, हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम दी बुक्स. हम प्रीवियस ईयर में उसको बुक से रिटन ऑफ कर चुके थे. दीज इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 15 रुपीज ईच शेयर. अब इस इन्वेस्टमेंट को दोबारा से वैल्यूड किया गया है. एक शेयर की जो वैल्यूएशन लगाई गई है वो 15 रुपये लगाई गई है पर शेयर की. 1,000 शेयर्स है तो इसकी वैल्यू हो गई 15,000. 20,000 से मतलब नहीं है, 1,000 शेयर्स है, उसकी रीवैल्यूड प्राइस जो है वो है 15 रुपीज पर शेयर. तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट का रियलाइजेबल वैल्यू हो गई वो 15,000 हो गई. ठीक है ना. अब इसमें करना क्या है,
एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस इन्वेस्टमेंट को, जो कि एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है, क्योंकि जब आप इसको बुक्स में से रिटन ऑफ कर चुके हो तो फिर अब वो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड तो हुई नहीं होगी, लेकिन बाद में आप इसको रियलाइज्ड कर रहे हो, तो ये एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है। अनरिकॉर्डेड असेट्स का जब रियलाइजेशन होता है तो नॉर्मली जनरल एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट आपका पार्टनर्स लेके गए, ना कि कैश या बैंक से उसका रियलाइजेशन हो रहा है। तो इसकी जनरल एंट्री होगी पार्टनर्स ने आपस में अपने प्रॉफिट लॉस शेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसका जो प्रॉफिट लॉस शेयर गिवन नहीं है तो इक्वल माना जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री होगी, पार्टनरों के नाम क्या है बेटा, इसमें पार्टनरों के नाम क्वेश्चन में ऊपर ही दे दिए हैं, ए और बी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिफ्थ पॉइंट है ये इसका ना, फिफ्थ पॉइंट, यस, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को पार्टनर टेकन ओवर कर रहे हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट्स का रियलाइजेशन जो होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से होता है। अमाउंट रहेगा 15,000, दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वली, क्योंकि रेशियो नहीं दिया तो इक्वल एज्यूम किया जाएगा, ठीक है। 7,500 7,500, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 टीएस ग्रेवाल पार्ट। देखिए गाइस, इसमें दो पार्टनर है, शिव और मोहन, ठीक है। अब इसमें पॉइंट नंबर सेकंड देखिए क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर सेकंड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज 60,000 एंड लाइबिलिटी फॉर इट वॉज 35,000। देखो बच्चों, एक रूल होता है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी नहीं है तो आप इसको पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी है तो आपको फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सबसे पहले आपको ट्रांसफर करना है, रिजर्व को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है और उस लाइबिलिटी को भी। वो लाइबिलिटी तो खैर बाद में क्रिएट होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जो आपका 60,000 का, पहले आप उसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। तो इसकी जनरल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये रूल होता है, अगर कोई लाइबिलिटी होती है तो वो रिजर्व डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, पहले वो ट्रांसफर होता है। 60,000 रुपए का रिजर्व आपने ट्रांसफर किया, इसके बाद आपको क्या करना होता है बच्चों, इसके बाद वो जो लाइबिलिटी है आपकी, ठीक है, वो कितने रुपए की लाइबिलिटी है। अच्छा, एक चीज और इसमें आपको समझनी पड़ती है, ये मैंने जो आपका पूरा अमाउंट से ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफर करने से पहले यहाँ ये जो मैंने अमाउंट लिखा है जानबूझ के गलत लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये गलती आपको नहीं करनी पेपर में, है ना। कभी भी आप यहाँ इस रिजर्व को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफर करने से पहले ये देख लेना कि जो रिजर्व के अगेंस्ट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो है, क्या वो लाइबिलिटी इस रिजर्व से बड़ी है या छोटी है या इसके इक्वल है। तो यहाँ पर आप अगर अपने क्वेश्चन में देखेंगे तो जो लाइबिलिटी है वो 35,000 है और आपके पास जो रिजर्व है वो 60,000 है, तो पूरा रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उस अमाउंट तक ट्रांसफर होगा जिस अमाउंट तक आपके पास लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर आपका 35,000 तक होगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी गलतियां पेपर में नहीं करनी, ठीक है। तो सबसे पहले 35,000 का रिजर्व आप ट्रांसफर करेंगे, बाकी का जो रिजर्व बच गया उसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर के नाम क्या है, शिव और मोहन, टू शिव्स कैपिटल और टू मोहन्स कैपिटल, ठीक है ना। कितना बच गया, 60,000 का रिजर्व था जिसमें से 35,000 यूटिलाइज हो गया, तो कितना बच गया बच्चों, 25,000। उसको आप इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2, तो इस 25,000 को जब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000 और 10,000। आई थिंक मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये था आपका पॉइंट नंबर 2। इसके बाद इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3, देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या है, ये कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 एंड लाइबिलिटी 75,000।
अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लायबिलिटी है वो ज़्यादा है और रिजर्व कम है, तो पूरा की पूरा रिजर्व जो है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। WCR अकाउंट डेबिट 60,000, क्योंकि आपके पास जो रिजर्व है वो कितने रुपए का रिजर्व है बेटा, 60,000 रुपए का रिजर्व है ना। WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 60,000 रुपए पूरे के पूरे ट्रांसफर हो गए। अभी भी आपकी 15,000 रुपए की लायबिलिटी रह गई, क्योंकि 75,000 की है, तो जिसमें से आपने इस रिजर्व को क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। तो उस 15,000 रुपए की लायबिलिटी को, उस 15,000 रुपए की लायबिलिटी का पेमेंट आप डायरेक्टली कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई थिंक मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सॉरी, मिस्टेक हो गई, पेमेंट तो पूरी लायबिलिटी का होगा ना 75,000 का, ठीक है ना। और ऊपर भी पेमेंट रह गया लायबिलिटी का, ऊपर भी एक एंट्री और होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लायबिलिटी का पेमेंट भी तो करना है, केवल WCR के रिगार्डिंग एंट्री थोड़ी करनी है, लायबिलिटी का पेमेंट भी तो करना है। ऊपर लायबिलिटी कितनी थी, 35,000 की थी, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई थिंक मेरे को लग रहा है आपको सारी बातें अच्छे से समझ में अब आ गई होंगी, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट में भी लायबिलिटी का पेमेंट होगा और इस वाले कॉन्सेप्ट में भी लायबिलिटी का पेमेंट होगा, क्योंकि ये तो डिसोल्यूशन चैप्टर है, तो जो भी लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड क्रिएट होगी उसका पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है गाइस। और क्या रह गया बेटा क्वेश्चन के अंदर, बस इस क्वेश्चन में यही 2 पॉइंट थे और आई होप अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये केवल रिजर्व के रिगार्डिंग एंट्री नहीं करनी है, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वो भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 3 TS ग्रेवाल फुल। ये फुल करना है आपको, फुल। देखिए एग्जाम्पल 3 TS ग्रेवाल में क्या है। एग्जाम्पल 3 में बोला है बेटा द फर्म, नहीं, एग्जाम्पल 3 में बोला है A एंड B आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। Mrs. A has given a loan of 20,000 to the firm and the firm had also taken a loan of rupees 10,000 from B। मतलब जो A की वाइफ है उसने फर्म को लोन दिया है और फर्म ने B से लोन लिया भी है, ठीक है। इसके अलावा द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड एंड इट्स असेट्स वर रियलाइज्ड फॉर 25,000। फर्म खत्म हो गई और 25,000 रुपये में हमारी असेट्स रियलाइज्ड हुई। स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मिसेज एज लोन एंड बीज लोन विद रीजन इफ देयर वर नो अदर क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। देखो ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग जैसे 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 आपके पास असेट से अमाउंट क्रिएट होता है, इकट्ठा होता है, आप सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। क्रेडिटर वगैरह जो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होती है, पहले आप आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होता है तो वो लोन का पेमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आउटसाइड लायबिलिटीज में मिसेज एज लोन है, तो सबसे पहले आप मिसेज ए का लोन पेड करेंगे। और उससे भी पहले आप ये समझो कि आपके पास असेट से कितना पैसा आया है, 25,000, ठीक है। और मिसेज ए का लोन कितना है, 20,000। तो मिसेज ए का जो लोन है 20,000 वो पूरा की पूरा पेड ऑफ हो जाएगा। अब फर्म के पास रह गए 5,000 रुपए। अब हमारी फर्म के पास कितने पैसे रह गए बच्चों, 5,000 रुपए रह गए। अब उस 5,000 रुपए में से हम लोग क्या कर पाएंगे, जो बी है, बी पार्टनर है, उसने फर्म को 10,000 का लोन दिया है, लेकिन हम उसके पूरे 10,000 रुपए नहीं चुका पाएंगे। हम केवल और केवल कितने रुपए चुका पाएंगे, उसके लोन के 5,000 रुपए चुका पाएंगे, ठीक है ना। देखो इसमें लिखा भी है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 48, सेक्शन याद रखना 48, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मिसेज एज लोन ऑफ 20,000 बीइंग आउटसाइड पार्टी डेब्ट्स विल बी पेड बिफोर रीपेमेंट ऑफ बीज लोन। बी विल बी पेड अप टू द अवेलेबल अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000। मतलब बी को दिए जाएंगे 5,000 रुपए और सबसे पहले मिसेज ए का पूरा की पूरा लोन पेड ऑफ किया जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल 1 TS ग्रेवाल फुल।
देखिए एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहा है ये कह रहा है द फर्म ऑफ XYZ वॉज डिजॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल 2023 बाई डिमांड्स दैट his loan of 25,000 be paid before payment of capital of partner. बाई ऐसा कह रहा है कि भाई कैपिटलों का पेमेंट करने से पहले उसने जो फर्म को लोन दिया है वो पहले वापस करो. बट X and Z आर ऑफ द व्यू दैट कैपिटल बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन बाई बाई. लेकिन बाकी के जो दो पार्टनर हैं X और Z वो बोल रहे हैं कि भाई बाई का पेमेंट, लोन का पेमेंट पहले मत करो, पहले कैपिटल का पेमेंट करो. Who is correct and why? डेफिनेटली कौन करेक्ट है? Y करेक्ट है, X और Z रॉन्ग है. क्योंकि अभी पैटर्न सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग क्या बताया था कि पहले अगर आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है तो कैपिटल का पेमेंट करने से पहले लोन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को दिया है तो पहले उसका पेमेंट होगा. तो Y करेक्ट है. ठीक है, आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी. अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस मैंने DK गोयल की बुक से भी निकाले हैं, वो और समझ लेते हैं ताकि हम इस चैप्टर को आज इस वीडियो में अपनी खत्म कर सके और फिर कल हम अपनी अगली वीडियोस के साथ सेकंड वॉल्यूम के लिए शुरू कर सकें. देखिए बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 36 DK गोयल. और ये क्वेश्चन हमें करना है फुल. देखते हैं क्या है 36 में. बेटा 36 में ये बोल रहा है कि चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं पूरा. P36 ये रहा. डेटर्स अपियरिंग, सुनिएगा शुरू से. डेटर्स अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वर एज फॉलो. जो फर्म की बैलेंस शीट दी हुई है उसके अंदर जो डेटर दिए हुए हैं, डेटर दिए 2 लाख रुपए के और प्रोविजन दिया है 10,000 रुपए का. मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है. बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स दिए 2 लाख माइनस पीवीडी क्वेश्चन में दे रखी है 10,000 रुपए की, तब नेट डेटर्स दिए हुए 1,90,000. ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है इन्फॉर्मेशन. आगे क्वेश्चन में बोला है ऑन डिसोल्यूशन बैड डेब्ट्स वर ₹25,000. अभी हमारे बैड डेब्ट्स हो गए 25,000 रुपए के. ठीक है, एंड द रिमेनिंग डेब्टर्स वर रियलाइज्ड एट 5% डिस्काउंट. और डिस्काउंट कितना देना है डेटर्स पर? 5% रियलाइजेशन के टाइम पर. करना क्या है? हाउ मच अमाउंट वॉज रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स. तो देखो बच्चों, डेटर से कितना पैसा मिलेगा, अमाउंट कितना रियलाइज्ड होगा, रियलाइजेबल प्राइस या अमाउंट ऑफ डेटर, रियलाइजेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स. देखिए बच्चों 2 लाख रुपए के डेटर है, पीवीडी से तो कोई मतलब होता नहीं, मैंने समझाया था पहले भी. इसमें से पहले तो आप बैड डेब्ट्स माइनस कीजिए, 25,000 रुपए का बचा 1,75,000. फिर इसमें से माइनस कीजिए इसका 5%, 1,75,000 का 5%, जो कि आपका आएगा कितना आएगा, 17,500 का आधा हो गया 8,750. 1,75,000 में से 8,000 गए तो कितने बचे, 1,67,000, 1,66,250. ये अमाउंट रियलाइज्ड होना चाहिए डेटर से. आगे बात समझ में आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा एग्जाम्पल 30 DK. एग्जाम्पल 30 और ये क्वेश्चन हमें करना है पार्ट. देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या बात समझनी है वो समझ लेते हैं. इसके अंदर बोल रहा है बेटा 3 पार्टनर है, अंकित, बॉबी और कार्तिक. ये 3 पार्टनर है. ठीक है, अब आपको इसमें पॉइंट नंबर 2 समझना है. क्या है? अ लायबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस इंक्लूड्स इन क्रेडिटर वॉज सेटल्ड एट 32,000. मतलब क्रेडिटर में एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर लिस्ट में एक लायबिलिटी जो डैमेजेस के अगेंस्ट क्लेम की लायबिलिटी इंक्लूड है, इसको हमने सेटल किया है 32,000 एज अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइडेड इन दी बुक्स. और आगे कह रहा है टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म वॉज 50,000. देखो मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है ये.
हमारे क्रेडिटर बैलेंस शीट के अंदर दे रखे होंगे 50,000 रुपए के, ठीक है। उसने एक इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो 50,000 रुपए के क्रेडिटर हैं, इसमें एक 13,000 रुपए 13,000 रुपए की एक लाइबिलिटी है जो क्लेम फॉर डैमेजेस है, ठीक है। तो वो लाइबिलिटी 32,000 में सेटल हुई, ठीक। तो अब आप इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे, जो लाइबिलिटी 32,000 में सेटल हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, उस लाइबिलिटी की एंट्री हो जाएगी 32,000। और अब हमारे रिमेनिंग क्रेडिटर कितने रह जाएंगे, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे 32,000 माइनस कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। माइनस मत करना, 32,000 माइनस होंगे 13,000, क्योंकि आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स में इस क्रेडिटर के अंदर आपके वो जो लाइबिलिटी है वो कितने रुपए में रिकॉर्ड कर रखी थी, 13,000 रुपए में। भले ही सेटलमेंट उसका 32,000 रुपए में हुआ हो, पर वो उसकी वैल्यू 13,000 रुपए थी। तो 50 में से 13 गए तो कितने बचे, 37,000। रिमेनिंग क्रेडिटर आपके इतने रुपए के हैं। और उस रिमेनिंग क्रेडिटर के बारे में क्या बोला है उसने, कुछ बोला नहीं है। जब क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोलते तो आप जानते हो उसका भी पेमेंट करते हो तो वो भी पेमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसका भी आपका पेमेंट हो जाना चाहिए, यस। तो ये एंट्री आपकी जाएगी 69,000 से, उसकी भी यही एंट्री होगी ना पेमेंट करने की। आई थिंक मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो मेन खेल था वो यही था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 26D के पार्ट। देखते हैं क्या है एग्जाम्पल 26D के में। इसमें बेटा पार्टनर 3 है, ए बी सी, ठीक है। और इसमें एक लाइन दी हुई है, ए एग्रिंग, जो पार्टनर है ए एग्रिंग टू टेक ओवर द बिजनेस एक्सेप्ट कैश एंड बैंक द फॉलोइंग वैल्यूएशन। मतलब इसमें फर्म डिसॉल्व हो रही है, उसके बाद ये वाला जो बिजनेस है ना, इसको टेक ओवर ए कर रहा है, ए। तो ये माइंडसेट रखना कि ए इस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। तो पहले तो डिसोल्यूशन होगा जैसे होता है, उसके बाद ए के कंटिन्यूएशन से रिलेटेड भी कुछ पूछा है इसने इस क्वेश्चन में। देखते हैं क्या इसमें। देखो आगे लिखा हुआ है ए ने क्या क्या चीजें टेकन ओवर की हैं। प्लांट ए ने लिया है एट अ डेप्रिसिएशन ऑफ 20%, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट 1,50,000, गुडविल एट 10,000, पेटेंट एट बुक वैल्यू, सन्ड्री डेटर्स एट 35,000 नेट, half the stock at 30% more than its book value and remaining half at 50% less than book value। ये सारी असेट्स ए लेके गया है, ठीक है। और बाकी लाइबिलिटी के बारे में कोई बात हुई नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स वर प्रूव्ड एट 22,000 एंड वर टेकन ओवर बाई ए। और क्रेडिटर्स 22,000 रुपये में ए लेके गया है, ठीक है। और इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि क्लोज द बुक ऑफ फर्म, वो तो आप करते ही हो, यानी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, लोन वगैरह तो दिया नहीं किसी पार्टनर ने, और बैंक अकाउंट बनाना है। लेकिन एक और चीज इसने पूछी है लास्ट में, एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए, क्योंकि अभी ए कंटिन्यू कर रहा है ना, तो उसकी बैलेंस शीट भी पूछ रहा है। तो बच्चों देखो, जैसे आप बनाते हो रियलाइजेशन वैसे ही बनाओ, जैसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो वैसे ही बनाओ, जैसे बैंक अकाउंट बनाते हो वैसे ही बनाओ। उसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगी ए की, वो मैं बता देता हूं। कौन सी डेट पे बैलेंस शीट बन रही है, 31 मार्च 2021। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। देखिए जो जो चीजें ए लेके गया है वो सब असेट्स उसकी हो जाएंगी, क्योंकि वो लेके गया है तो उसकी बैलेंस शीट में असेट्स में दिखाई जाएंगी ना। एक तो प्लांट कितने के ले गया है बेटा, वो प्लांट 20% डेप पे ले गया था, तो प्लांट का उसका जो है वो 40,000 रुपये, क्योंकि एक्चुअली बैलेंस शीट के अंदर जो प्लांट दिया हुआ है वो 50,000 दिया है। 50,000 का 20% 10,000 माइनस होकर के 40,000 रुपये में गया प्लांट, ठीक है। तो उसकी बैलेंस शीट में 40,000 रुपये का तो प्लांट क्रिएट हो गया। और फ्री होल्ड को वो 1.5 लाख रुपए में लेके गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और गुडविल 10,000 रुपीज में है,
और पेटेंट बुक वैल्यू पर, पेटेंट की बुक वैल्यू हमें दी हुई है 6,000, तो वो बुक वैल्यू चली जाएगी, ठीक है ना। और इसके अलावा स्टॉक लेके गया है वो, नहीं डेटर्स लेके गया है 35,000 में, और स्टॉक की बुक वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है वो दी हुई है 40,000, और वो कह रहा है हाफ स्टॉक 30% ज़्यादा पे लेके गया और बाकी के हाफ स्टॉक 50% कम पे लेके गया है। तो 40 का हाफ हो गया 20,000 प्लस 30%, 20,000 का 30% 6,000, तो हाफ तो गए 26,000 में, बाकी के जो हाफ बचे वो 50% यानी कि 10,000 रुपये माइनस में, यानी कि 10,000। तो टोटल स्टॉक जो हो गए वो हो गए हमारे, टोटल स्टॉक हो गए हमारे 36,000 रुपये के। तो स्टॉक जो वो लेके गया है वो 36,000 रुपये में स्टॉक लेके गया है, ठीक है। और कोई एसेट्स लेके गया है वो नहीं, कैश वैश है नहीं इसमें, और क्रेडिटर्स वो लेके गया 22,000 रुपये में। बाकी बच्चों बैलेंसिंग कर लो, जो बचेगा वो उसकी कैपिटल बन जाएगी। असेट साइड के टोटल में से लायबिलिटी साइड का टोटल घटा करके उसकी बैलेंसिंग कर लो। 2,77,000 टोटल आ रहा है, इसमें से आप लोग ये माइनस करेंगे जब 22,000 रुपये, तो 2,55,000 रुपये की उसकी कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो पेमेंट उसको किया जाएगा ए को, या फिर जो पेमेंट ए अपने घर से लेके आएगा, ए इसमें पेमेंट अपने घर से लेके आएगा जब आप उसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे, वो सब मत डाल देना इसमें। आई थिंक क्लियर हो गया हो, कोई डाउट मन में नहीं बचा होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 23D के। पार्ट, ये भी हमें पार्ट में करना है। देखिए इसमें क्या बोला है बेटा, इसमें बोला है राम श्याम और मोहन 3 पार्टनर हैं, राम श्याम और मोहन 3 पार्टनर हैं, ठीक है। इसमें पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। ये बोल रहा है वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट हुज बुक वैल्यू वॉज 8,000। मतलब हमारे क्रेडिटरों में से कुछ क्रेडिटरों ने 8,000 रुपये के पेटेंट ले लिए एट व वैल्यूशन ऑफ 4,800। पेटेंट की बुक वैल्यू 8,000 है, लेकिन उनको लिया गया है क्रेडिटरों के द्वारा 4,800 रुपये में, वो भी सारे क्रेडिटरों के द्वारा नहीं, थोड़े से क्रेडिटरों के द्वारा। आगे बोला बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1,200। तो अब आपको ये थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्रेडिटर को हम लोग कितने रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। देखिए हमारी जो बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिए हुए हैं ना, वो दिए हुए बच्चा 40,000 रुपये के, और हमारी बैलेंस शीट में जो पेटेंट दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 20,000 रुपये के। समझना मेरी बात को। तो हमें ये नहीं पता कि कितने क्रेडिटर का पेमेंट पेटेंट के माध्यम से हुआ है, पर इतना पता है कि क्रेडिटरों में से कुछ क्रेडिटरों ने 40,000 रुपए के क्रेडिटरों में से कुछ क्रेडिटर ने 4,800 रुपए के पेटेंट्स लिए। तो आप खुद समझो कि रियलाइजेबल या नेट पेबल अमाउंट टू क्रेडिटर कैसे निकलेगा, खुद समझो। 40,000 में से हमने 4,800 रुपये तो एक दे दिए क्रेडिटरों को, अब जो बचे वो कितने बचे, 35,200। इसमें भी हम 1,200 रुपये का डिस्काउंट काट के पेमेंट कर रहे हैं उनको। तो हम उनको जो पैसा दे रहे हैं वो दे रहे हैं 34,000 रुपये। तो जो क्रेडिटरों को पेमेंट किया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 34,000 रुपये। तो जनरल एंट्री तो आप जानते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना। और गाइस आप सोचो कि सर पेटेंट का क्या हुआ, 20,000 में से 8,000 रुपये के पेटेंट माइनस हो गए सर, तो जो 12,000 रुपये के बचे बच्चों उसका पेमेंट नहीं होगा, मतलब उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, मैम उसको सेल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पेटेंट इंटेंजिबल असेट्स है, और इंटेंजिबल असेट्स के रिगार्डिंग ये रूल है कि अगर उसके रियलाइजेबल प्राइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो उसका रियलाइजेबल प्राइस नहीं होता। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है ना। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है बेटा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 21 डी के फुल। एग्जाम्पल 21 डी के में क्या है समझते हैं। एग्जाम्पल 21 डी के में इसने बोला है कि ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 विद कैपिटल ऑफ 60,000 40,000 रिस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल 2020 से ए और बी पार्टनर हैं। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दे कैरिड ऑन बिजनेस फॉर 2 ईयर। इन्होंने 2 साल तक बिजनेस चलाया। इन द फर्स्ट ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। पहले साल 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एंड इन सेकेंड ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 दे इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20,000। दूसरी साल लॉस हुआ। एज द बिजनेस वॉज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल दे डिसाइडेड टू वाइंड अप। अब ये 31 मार्च 2022 को अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। क्रेडिटर ऑन दैट डेट वर 20,000। उस समय हमारे क्रेडिटर 20,000 रुपए के थे। द पार्टनर विड्रू 8,000 ईच पर ईयर फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस। हर पार्टनर ने एक साल में 8,000 रुपए के हिसाब से ड्राइंग की है। द असेट्स रियलाइज्ड 1 लाख रुपीज। जब हमने अपनी असेट्स बेची 1 लाख रुपए मिले। द एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन हुए 3,000 रुपए के। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। देखो आपको भले ही 31 मार्च 2022 को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, लेकिन आपको अकाउंट्स पिछले 2 साल से बनाने पड़ेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो जब आपको असेट्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और असेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस शीट से बनती है। लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने से भी पहले आपको 1 अप्रैल 2020 को जब आपने बिजनेस शुरू किया है तो 31 मार्च 2021 का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और 31 मार्च 2021 के बाद बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी 31 मार्च 2022 की। ठीक है, 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जब जाके आप रियलाइजेशन अकाउंट बना पाओगे। तो पहले इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं 31 मार्च 2021 का और 31 मार्च 2022 का। देखिए क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। डेट का भी कॉलम बना लेते हैं इसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, एक डेट का भी कॉलम इसके अंदर हम लोग तैयार कर लेते हैं साइड में। ये हमारा डेट का कॉलम हो गया। डेट पर्टिकुलर कितने पार्टनर है भाई, ए बी, 2 पार्टनर हैं ए एंड बी। फिर ये डेट का कॉलम, फिर ये पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर ए और बी, डेट पर्टिकुलर ए और बी। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए सबसे पहले 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, पार्टनर ने कैपिटल लगाई है 60,000 रुपए की और 40,000 रुपए की बाय बैंक। 60,000 और 40,000। ठीक, फिर क्या हुआ बेटा, इसके बाद इन्होंने साल भर में 8,000 रुपए के हिसाब से ड्राइंग की। मार्च 31 ड्राइंग की इन लोगों ने, 2 ड्राइंग्स, 8,000 की इसकी है और 8,000 की ड्राइंग इसकी है। फिर पहले साल 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, रेशियो दिया है 3:2। तो मार्च 31 2021 हो जाएगा। ठीक है, मार्च 31 इन्होंने प्रॉफिट आया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 50,000 रुपए का प्रॉफिट 30,000 और 20,000 आ गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब इस अकाउंट का बैलेंस निकाल दो मार्च 31 को, इनकी क्लोजिंग कैपिटल निकाल दो टू बैलेंस CD। ये हो गया 90,000, 90,000 में से 8,000 गए तो 82,000। ये हो गया 60,000, 60,000 में से 8,000 गए तो 52,000। 31 मार्च 2021 को इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ठीक है, अब उतार के से ले यहाँ ले आओ 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 82,000 और 52,000। अभी इनको फिर इन्होंने ड्राइंग की, यह 2022 हो जाएगा। मार्च 31 में 2 ड्राइंग्स, 8,000 रुपये क्वेश्चन में बोला है ना। और इस बार इनको प्रॉफिट की जगह पे क्या हुआ बच्चों, इस बार इनको लॉस हुआ। ठीक है, मार्च 31, और लॉस आप जानते हो P&L से जाता है ना कि P&L एप्रोप्रिएशन से, टू P&L अकाउंट। और रेशियो तो वही है इनका, है ना, रेशियो तो चेंज हुआ नहीं है। तो इनका जो लॉस हुआ है वो 20,000 रुपये का हुआ है। तो 3-2 के रेशियो में बांटोगे तो 12,000 और 8,000। ठीक है, अब इनका फाइनल बैलेंस निकालो। 82,000
मार्च 31 टू बैलेंस CD, ये हो गया आपका 62,000। ऐसे ही इसका निकालो दूसरे वाले का 52,000 में से 16,000 गए तो आपके बचे 36,000। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ठीक है, अब आप बनाओ बैलेंस शीट, क्योंकि बिना बैलेंस शीट बनाए आप रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है, बैलेंस शीट एज एट मार्च 31, 2022, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले ये कैपिटल आ जाएंगी, ए की और बी की, इसकी 62,000 और इसकी 36,000। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ था, उस समय हमें क्रेडिटर दिए हुए थे 20,000 रुपए के। ठीक है, 20,000 रुपए के हमारे क्रेडिटर भी दिए हुए थे। बस अब आप इसको जोड़ो, टोटल आ रहा है 1,18,000। वो आपकी हो गई सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर से जो निकली है। ठीक है, अब इसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल हो ही गया। यहां से आगे रियलाइजेशन अकाउंट तो आप लोग बना ही लोगे। आई थिंक इस क्वेश्चन में अब और कुछ नया नहीं है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ओके गाइज, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा एग्जाम्पल 20D के फुल। एग्जाम्पल 20D के देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में बोल रहा है एल एम एंड एल और एम और एन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2021 शेयरिंग इन द रेशियो 4:3:3। ठीक है, देयर कैपिटल वर 60,000, 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व ऑन 30 जून 2022। 1 जुलाई को उन्होंने बिजनेस शुरू किया और 30 जून 2022 को ये लोग अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। इसका मतलब इनके जो अकाउंट्स 30 जून 2022 को बंद होंगे। ऑन विच डेट देयर पोजिशंस वॉज, बैंक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, BR दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, BP दिया हुआ है। बैलेंस शीट नहीं दी है, इन्फॉर्मेशन दी है। तो पहले आपको इसमें सबसे पहले 30 जून 2022 को बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। असेट साइड में डाल देना बैंक, डेटर, BR, स्टॉक, फर्नीचर। ठीक है, बैंक, डेटर, BR, स्टॉक, फर्नीचर। और लायबिलिटी साइड में डाल देना क्रेडिटर और BP। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा इनकी कैपिटल भी दी हुई है 60,000, 40,000 और 30,000, वो भी लायबिलिटी साइड में डाल देना। बैलेंस शीट बनाओगे ना पहले, तो फिर इस बैलेंस शीट को जब आप बनाओगे 31 जून 2022 को, तो मालूम है आपको क्या निकल के आएगा, लायबिलिटी साइड का टोटल ज्यादा आएगा और असेट साइड का टोटल कम आएगा। और असेट्स तो दी हुई है, तो ये जो डिफरेंस है वो किस नाम से माना जाएगा, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। मतलब फर्म को लॉस हो रहा होगा। मेरी बात समझो, आप सारी असेट्स डाल देना असेट साइड में, सारी लायबिलिटीज डाल देना लायबिलिटी साइड में, कैपिटल भी डाल देना लायबिलिटी साइड में। जब आप इस बैलेंस शीट की बैलेंसिंग करोगे, लायबिलिटी का टोटल ज्यादा आएगा, असेट्स का टोटल कम आएगा, तो जो डिफरेंस माना जाएगा वो लॉस माना जाएगा असेट्स में। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई है ना। फिर आगे इस क्वेश्चन में एक बात और बोली है कि एल टुक ओवर डेटर्स एट 25% डिस्काउंट एंड टुक ओवर द लायबिलिटी ऑफ द पेमेंट टू क्रेडिटर। एल ने डेटर्स डिस्काउंट पे लिए और लायबिलिटी ली क्रेडिटर की। एम टुक ओवर स्टॉक एट 13,000, ये सब तो सिंपल है ना। एन टेक्स BR एट 5,000 एंड फर्नीचर एट 12% डेप्रिसिएशन, ये सब तो आप कर सकते हो। BP वर ड्यू आफ्टर 2 months एज सच अ रिबेट ऑफ 18% पर एनम वॉज रिसीव्ड ऑन देयर पेमेंट। वैसे बिल्स ऑफ पेमेंट का बिल्स पेबल का 2 महीने बाद पेमेंट होना है, लेकिन आप आज अभी करते हो तो आपको 18% के हिसाब से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप BP का अमाउंट निकाल सकते हो। BP हमारा कितने रुपए का था, BP हमारा बेटा 5,000 रुपये का था।
लेकिन उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा 5,000 का 18% 2 महीने का, ठीक है ना। तो ये आएगा 5,000 माइनस ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से गया 6 बार, 6 से गया 3 बार, 150 रुपये का डिस्काउंट काट के 4,850 रुपये का बीपी का पेबल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। आगे इस क्वेश्चन में बोला है, एक बात बहुत अच्छी बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनना। ये आगे इस क्वेश्चन में बोला है 10% पर एनम इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल। बहुत से लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड कर देंगे। नो, क्यों सर? क्योंकि भैया इस क्वेश्चन में जब हमने बैलेंस शीट बनाई तो हमें लॉस नजर आया है, और आप लोगों ने फंडामेंटल में पढ़ा था कि फर्म को अगर लॉस होता है तो फर्म जो होती है वो इंटरेस्ट नहीं दे सकती है, क्योंकि लॉस की कंडीशन में आईओसी नहीं दी जाती है, एप्रोप्रिएशन नहीं किए जाते हैं। तो इस लाइन को इग्नोर करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली लाइन है उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, बस मैंने आपको बैलेंस शीट समझाई दी, फिर रियलाइजेशन बनाना, कैपिटल बनाना और बैंक अकाउंट बनाना। तो ये क्वेश्चन आप खुद से घर से कर लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 13 एग्जाम्पल 13 डीके पार्ट। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दी है क्वेश्चन के अंदर, उसमें लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 30,000 का, ठीक है। और 5th पॉइंट एडजस्टमेंट में दिया है 40,000 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो वैसे तो शायद मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर भी समझ लो। देखो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन है 30,000 का, और आपको जो पेमेंट करना है वर्कमैन कंपनसेशन का वो कितने का करना है, 40,000 रुपये का। तो आप क्या करने वाले हो, पूरा की पूरा वर्कमैन कंपनसेशन आपका ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन में, और 40,000 रुपये का आप पेमेंट कर दोगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बस ऐसी रिविजनरी डाल दिया था ये क्वेश्चन। करना चाहो कर लेना, नहीं करना चाहो मत करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9 डीके, एग्जाम्पल 9 डीके पार्ट। देखिए एग्जाम्पल 9 डीके में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 9 में कह रहा है बेटा पार्टनर है ए बी सी, 3 पार्टनर है। इसमें बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है उसमें असेट साइड में सी की कैपिटल दी हुई है, यानी कि इसे बोला जाता है डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल। सी की कैपिटल असेट साइड में 8,000 रुपये दी हुई है, ठीक है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि तो वो तो आप जानते हो, कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड में लिख दोगे टू बैलेंस बीडी। तो जब आप सॉल्व करोगे ना, कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया हो तो इसका मतलब ये है कि हर बार उसको घर से पैसे लाने हैं। हमें चेक करना पड़ता है कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट सी की कैपिटल का क्या बैलेंस है। जिस पार्टनर का भले ही स्टार्टिंग में डेबिट बैलेंस है, लेकिन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसका कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसका क्या बैलेंस बच रहा है। अगर डेबिट बैलेंस बच रहा है तो वो घर से लेके आता है, और अगर क्रेडिट बैलेंस बच जाता है तो वो निकाल के ले जाता है, ठीक है ना। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो सी का था ओपनिंग में डेबिट बैलेंस है ना, लेकिन जब आप देखेंगे लास्ट में क्या होगा कि वो डेबिट ही बना रहेगा। जब आप सॉल्व करेंगे सारी एडजस्टमेंट करोगे तो वो डेबिट बैलेंस ही बना रहेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप सी का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो बाकी के पार्टनर अपना पैसा निकाल के ले जाएंगे, लेकिन सी जो है वो सी अपना पैसा घर से लेके आएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और अमाउंट जब आप कैलकुलेट करोगे कैपिटल अकाउंट बना करके तो वो निकल के आएगा 24,780 रुपये, ठीक है। देखो इसमें लिखा भी हुआ है सॉल्यूशन में, पॉइंट नंबर 6 में सॉल्यूशन में लिखा है बुक में कि सीज कैपिटल अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस, इट विल बी एज्यूम्ड दैट ही विल ब्रिंग द नेसेसरी कैश टू क्लियर ऑफ हिज डेबिट बैलेंस अनलेस इट इज स्पेशली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट हैज बिकम इंसॉल्वेंट। मतलब अगर वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है तो उसको घर से लेके आने पड़ेंगे, और इंसॉल्वेंसी वाले तो क्वेश्चन आपके कोर्स में वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्पल। देखो इस क्वेश्चन का नाम नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल पेज नंबर डीके की जो लेटेस्ट बुक है 2023-24 वाली जो हम बुक से पढ़ा रहे हैं, उसमें पेज नंबर 5.23 पर एक एग्जाम्पल के नाम से क्वेश्चन दिया हुआ है, वो वाला सॉल्व करा रहा हूं। पेज नंबर 5.23 सिर्फ एग्जाम्पल लिखा हुआ है,
तो ये वाला एग्जाम्पल मैं सॉल्व करा रहा हूँ और ये एग्जाम्पल हमें फुल करना है, फुल। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बस ये, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, चैप्टर फिनिश। देखिए पेज नंबर 5.23 पे क्या लिखा है बेटा, इसने बोला है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर लोन। इसमें पार्टनर के लोन के रिगार्डिंग एंट्रीज पूछी हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। केस 1 में क्या दिया है देखिए, समझा देते हैं। केस 1 में बोला है लोन फ्रॉम मनोज अ पार्टनर। मनोज एक पार्टनर है, उसका लोन फर्म ने लिया है, उससे लोन लिया है 1 लाख रुपए का और उसकी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये पहले भी बताया मैंने कि अगर किसी पार्टनर से फर्म लोन लेती है, अब एक नई बात बता रहा हूं आपको आज, अगर किसी पार्टनर से फर्म लोन लेती है और अगर उस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है तो फर्म उसके लोन को रीपे करेगी, उसके बाद कुछ और होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो जर्नल एंट्री होगी वो लोन को रीपे करने की हो जाएगी, लोन फ्रॉम मनोज डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। ठीक है, अब केस 2 समझो, ये ज्यादा यूनिक है केस 2। केस 2 क्योंकि केस 1 तो पहले भी आपने क्वेश्चंस में किया है। केस 2 देखिए, लोन फ्रॉम मनोज अ पार्टनर 1 लाख। लोन फ्रॉम मनोज दे रखा है आपको, मनोज पार्टनर है 1 लाख रुपीस का। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में बोला है मनोज की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है 70,000। मनोज कैपिटल डेबिट बैलेंस 70,000। बच्चों इस कंडीशन में एक रूल होता है कि लोन का जो अमाउंट है ना वो पेड नहीं किया जाएगा, जितना डेबिट बैलेंस है, जितना उस पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, पहले उस लोन में से उतना उस कैपिटल के डेबिट बैलेंस को कवर अप करने में काम लिया जाएगा। यानी कि लोन फ्रॉम मनोज अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल। पहले मनोज की कैपिटल का डेबिट बैलेंस पूरा करेंगे 70,000 रुपए। 1 लाख का लोन है जिसमें से 70,000 रुपए मनोज की कैपिटल का डेबिट बैलेंस पूरा करने में यूटिलाइज कर लिया, बाकी जो बचा वो आप उसको पेड कर देंगे 30,000। ये एक नया रूल आपने आज पढ़ा है। ठीक है, मनोज की कैपिटल का डेबिट बैलेंस कवर करने में मनोज का लोन यूटिलाइज किया जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा तो वो उसको पेड ऑफ कर दिया जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद केस नंबर 3 देखो, इसमें एक केस और है, केस नंबर 3 देखो। केस नंबर 3 में क्या बोला है, लोन फ्रॉम मनोज है 1 लाख। लोन फ्रॉम मनोज का लोन दिया है 1 लाख। आगे बोल रहा है मनोज की कैपिटल का डेबिट बैलेंस 1,25,000 है। डेबिट बैलेंस ऑफ मनोज कैपिटल, इस बार जो मनोज की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है वो लोन से ज्यादा है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, मनोज का जो लोन है, लोन फ्रॉम मनोज अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल। मनोज की कैपिटल तो 1,25,000 का डेबिट बैलेंस है, लोन 1 लाख रुपए का है, बाकी के 25,000 रुपए घर से लेके आएगा मनोज, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे को लगता है बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, यानी कि मनोज का जो लोन है पूरा की पूरा यूटिलाइज हो गया मनोज के कैपिटल के डेबिट बैलेंस को कवर करने में, बाकी 25,000 रुपए वो घर से लेकर के आया है। ठीक है, बस यही था इस क्वेश्चन में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन तो कैसे भी आ जाए आप यूज कर सकते हो आराम से इन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है आज का डिसोल्यूशन चैप्टर का, फिर आपका डिसोल्यूशन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एग्जाम्पल 5D के पार्ट देखिए क्या है एग्जाम्पल 5 में बच्चों। एग्जाम्पल 5 में है पार्टनर है दिया और रिया, 2 पार्टनर है। अब इसमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में रिया का लोन दिया हुआ 15,000 रुपए। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 में लिखा है रियाज लोन वॉज पेड विद इंटरेस्ट 500। मतलब रिया को जो लोन देना है उसका पेमेंट तो करना है, प्लस इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है। तो बच्चों देखो उसको कैसे करेंगे, रिया के लोन की जनरल एंट्री तो आपको पता है उसका पेमेंट करने की, रियाज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्या है कैश है, टू कैश अकाउंट 15,000 रुपए। लेकिन उसकी जो इंटरेस्ट है वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उसकी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो वो इसी में जोड़ देते हैं। वो 300 रुपये, कितना है 500 है 300 है, वो है 500 रुपये। ठीक है ना,
तो टोटल 15,500 रुपये हो जाएगा। ये हो गई लोन को रीपे करने की एंट्री, ये इंटरेस्ट जो कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है उसको रीपे करने की एंट्री। आई थिंक बात समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है ना गाइस। और कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसमें कुछ गलत हो गया क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट थोड़ा गलत हो गया इसके अंदर है ना, वापस एक बार देखते हैं। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बहुत अच्छा पॉइंट था ये, दोबारा देख लेते हैं। ये थोड़ा एंट्री गलत है, दोबारा अच्छे से नए सिरे से देख लेते हैं। देखो जो अनरिकॉर्डेड जो हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है वो रिया के लोन में ट्रांसफर होगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियाज लोन 500 रुपये। पहले आपको जो इंटरेस्ट है, ठीक है ना, वो आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। जो इंटरेस्ट है वो आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी रिया के लोन में। फिर ये रिया का लोन जो हो जाएगा, अब वो रिया का लोन हो गया 15,000 तो पहले से ही था, 500 रुपये इंटरेस्ट के कारण, तो टोटल 15,500 रुपये हो गए। वो आपको पेमेंट कर देना है, क्योंकि डायरेक्टली आप पेमेंट नहीं कर सकते इंटरेस्ट का। पहले आपको इस इंटरेस्ट को रिया के लोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इसका पेमेंट करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है गाइस। चलिए बस इतना ही है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। बाकी इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया। ओके गाइस, थैंक यू।